वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक ऐसे आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे जो ग्रेविटी, एनर्जी और यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हमारी सोच को चैलेंज कर सकता है। जरा सोचिए कि ग्रेविटी सिर्फ चीजों को एक साथ खींचने वाली एक फोर्स नहीं है, बल्कि एनर्जी का एक कंटिन्यूअस सोर्स है जिसे रीडायरेक्ट किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे लाइट को एक प्रिज्म से बेंड किया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट बताता है कि ग्रेविटी को बिना मोशन के सीधे टैप किया जा सकता है, जिससे बिजली पैदा करने के नए तरीके और शायद हर चीज की एक यूनिफाइड थ्योरी को भी अनलॉक किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आइए कुछ बेसिक फिजिक्स के साथ तैयारी कर लेते हैं। आज की साइंस में एनर्जी कई तरह की होती है। हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जो मोशन की एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की, जो पोजीशन या कंडीशन की वजह से स्टोर की हुई एनर्जी होती है। अगर आप कोई वजन उठाते हैं तो आप उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं, और जब आप उसे छोड़ते हैं तो वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है जैसे ही वह गिरता है। इस तरह हम बताते हैं कि ऊंचाई से गिराया गया पत्थर जमीन पर इतनी तेजी से क्यों गिरता है। आम फिजिक्स में ग्रेविटी को अपने आप में एनर्जी का एक रूप नहीं बताया गया है, बल्कि इसे मास और एनर्जी के कारण स्पेस और टाइम का घुमाव बताया गया है। इस मॉडल में ग्रेविटी एनर्जी पैदा नहीं करती, यह केवल यह बताती है कि एनर्जी और मैटर कैसे चलते हैं। फिर भी ग्रेविटी का इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम पानी पर ग्रेविटी के खिंचाव को बिजली में बदलते हैं। टाइडल पावर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ग्रेविटी के इंटरैक्शन का इस्तेमाल करती है। ये उदाहरण अभी भी फाइनल इलेक्ट्रिकल आउटपुट बनाने के लिए मोशन पर डिपेंड करते हैं। आज हम जिस विचार पर बात कर रहे हैं वह एक अलग नजरिए से शुरू होता है। क्या होगा अगर ग्रेविटी सिर्फ एक आकार देने वाली चीज नहीं, बल्कि अपने आप में ऊर्जा का एक लगातार बहाव हो। इस सोच में कोई चीज जिस पर टिकी होती है, उस पर जो दबाव डालती है, वह सिर्फ एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि ग्रेविटी से पदार्थ में लगातार ऊर्जा के ट्रांसफर का एक उदाहरण है। वह दबाव बंद नहीं होता, वह हर पल मौजूद रहता है। अगर लगातार दबाव है तो लगातार ऊर्जा भी है। अब यहां से यह कॉन्सेप्ट पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग हो जाता है। आमतौर पर ग्रेविटी से ऊर्जा निकालने के लिए किसी चीज को हिलना पड़ता है, एक पहिए को घूमना पड़ता है, एक वजन को गिरना पड़ता है, एक टरबाइन को घूमना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई और तरीका हो? कल्पना कीजिए अगर किसी वस्तु पर ग्रेविटेशनल पुल को वस्तु की जगह बदले बिना आंशिक या पूरी तरह से मोड़ा जा सके। इस मोड़ से वजन में कमी आएगी। खोया हुआ वजन गायब नहीं होगा, यह ऊर्जा के दूसरे रूप में बदल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। हमें पहले से ही पता है कि किसी चीज का वजन उसकी मास को बदले बिना भी बदल सकता है। एक लिफ्ट में जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको अपना वजन ज्यादा लगता है, और जब आप नीचे आते हैं तो हल्का महसूस होता है। यह आपके शरीर पर लगने वाले कुल बल के बदलाव के कारण होता है। बल में यह बदलाव मापने योग्य, अनुमान लगाने योग्य और सीधे त्वरण से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ का नजारा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बिना हिले डुले वजन में ऐसा ही बदलाव कैसे लाया जाए, एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करके जो गुरुत्वाकर्षण के एक हिस्से को वस्तु से दूर कर दे। एक प्रिज्म के बारे में सोचो। जब लाइट इसमें से गुजरती है तो प्रिज्म लाइट को मोड़ता है और उसे उसके कंपोनेंट कलर्स में अलग कर देता है। यह लाइट को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि उसका रास्ता बदल रहा है और उसकी अंदरूनी बनावट को दिखा रहा है। अब एक ग्रेविटेशनल प्रिज्म की कल्पना करो। लाइट को मोड़ने के बजाय यह ग्रेविटेशनल एनर्जी को मोड़ता या रीडायरेक्ट करता है। ऐसे प्रिज्म के प्रभाव में ऑब्जेक्ट का वजन कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी जो आमतौर पर उस पर काम करती, अब कहीं और बह रही है। अगर ऐसा डिवाइस मुमकिन होता तो वो थ्योरी में सीधे ग्रेविटेशनल एनर्जी के लगातार फ्लो से बिजली बना सकता था। जितनी एनर्जी बनती वो ऑब्जेक्ट के वजन में कमी के बराबर होती, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से गुणा किया जाता और फिर डिवाइस की एफिशिएंसी से बदला जाता। सिद्धांत में वजन में थोड़ी सी भी कमी से लगातार बिजली बन सकती थी, बिना ऑब्जेक्ट के हिले भी। इससे ग्रेविटी और एनर्जी के दूसरे रूपों के बीच के रिश्ते के बारे में बड़े सवाल उठते हैं। आमतौर पर सही कंडीशन में एनर्जी के सभी रूप एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। अगर ग्रेविटी वाकई एनर्जी का एक रूप है तो इसे इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है, जैसे हम गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में या मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। मुश्किल यह है कि हमारे पास फिलहाल किसी स्टेशनरी सिस्टम में ग्रेविटी को मोड़ने का कोई तरीका नहीं है।
यहीं पर गुरुत्वाकर्षण प्रिज्म का विचार और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ सकता है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह तारों और ब्लैक होल जैसी भारी वस्तुओं के पास करता है, तो शायद प्रकाश भी गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर सकता है। यह बताता है कि गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय घटनाएं जितनी हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी हो सकती हैं। यदि ऐसा है, तो प्रकाश, अनुनाद और पदार्थ की सही व्यवस्था नियंत्रित तरीके से गुरुत्वाकर्षण के एक हिस्से को मोड़ने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बना सकती है। अब हम इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बड़ी खोज में शामिल करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ग्रेविटी के लिए अलग फ्रेमवर्क है, जिसे जनरल रिलेटिविटी से समझाया गया है, और बाकी फोर्सेस के लिए अलग फ्रेमवर्क, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स से समझाया गया है। ये फ्रेमवर्क अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये यूनिफिकेशन को रजिस्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल प्रिज्म कॉन्सेप्ट एक ब्रिज का संकेत दे सकता है। अगर रेजोनेंस, ग्रेविटी, लाइट और मैटर सब एक ही एनर्जी के अलग अलग रूप हैं, तो एक को मैनिपुलेट करने से दूसरों पर असर पड़ सकता है। रेजोनेंस पर विचार करें। फिजिक्स में रेजोनेंस तब होता है जब कोई सिस्टम कुछ फ्रीक्वेंसी पर स्वाभाविक रूप से वाइब्रेट करता है। हम इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं, हवा से हिलते पुलों में, और एक वाइब्रेटिंग प्लेट पर रेत के जटिल पैटर्न बनाने में। अब बस कल्पना करें कि ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति से ही एक निरंतर रेजोनेंस से भरा हुआ है, एक ऐसा रेजोनेंस जो सभी मैटर और एनर्जी को बनाए रखता है। यदि वह रेजोनेंस ग्रेविटी के साथ उसी तरह इंटरैक्ट करता है जैसे वह लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो यह उस ग्रेविटेशनल प्रिज्म के रूप में कार्य कर सकता है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। यहां एक अनुमानित अनुक्रम है जो इन विचारों को एक साथ जोड़ता है। सबसे पहले एक आदिम अविभेदित ऊर्जा मौजूद है, फिर एक सार्वभौमिक अनुनाद पेश किया जाता है। वह अनुनाद ऊर्जा को अलग अलग रूपों में अपवर्तित करता है, जिनमें से एक गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण फिर पदार्थ के साथ क्रिया करता है, जिससे द्रव्यमान को उसका भार मिलता है। प्रकाश प्रकटीकरणकर्ता के रूप में प्रवेश करता है, इन रूपों के बीच की संरचना और संबंधों को प्रकट करता है। पदार्थ को ऊर्जा को आकार देने वाले अनुनाद का उत्पाद माना जा सकता है, और गुरुत्वाकर्षण को सभी पदार्थ को जोड़ने वाले निरंतर ऊर्जा क्षेत्र के रूप में। अगर यह सीक्वेंस सही है, तो एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल खुद यूनिवर्सल प्रिज्म इफेक्ट से बनी ग्रेविटेशनल रेनबो हो सकती है। जैसे एक रेनबो सफेद लाइट में छुपे कलर्स को दिखाती है, वैसे ही एलिमेंट्स भी प्राइमोरियल एनर्जी में छुपी स्ट्रक्चर्ड वैरायटी को दिखा सकते हैं जब रेजोनेंस उस पर काम करती है। ये ग्रेविटी, लाइट और मैटर को एक ही इनिशियल रेजोनेंस के अलग अलग आउटकम्स के तौर पर रखेगा, जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए और पोटेंशियली कन्वर्टिबल हैं। टेक्नोलॉजी के लिए इसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर एक ग्रेविटेशनल प्रिज्म बनाया जा सके, तो हम रुके हुए ऑब्जेक्ट्स से बिजली बना सकते हैं, ग्रेविटेशनल फ्लो के एक हिस्से को रीडायरेक्ट करके। इसका मतलब ये हो सकता है कि जहां भी मास है, वहां लगातार ईंधन मुक्त पावर मिल सकती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम जब चाहें तब वेटलेसनेस बना सकते हैं, जिसके एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट से लेकर कंस्ट्रक्शन और स्पेस ट्रैवल तक हो सकते हैं। सबसे एक्सट्रीम केस में, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से ग्रेविटी को पूरी तरह से हटा सकें, तो वह बिना प्रोपल्शन के तैर सकता है। बेशक बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम अभी तक किसी ऐसी सामग्री या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं जानते हैं जो भारी वस्तुओं या गति के बिना गुरुत्वाकर्षण को विक्षेपित कर सके। गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश के बीच की परस्पर क्रिया को खगोल भौतिकी में अच्छी तरह से देखा गया है, लेकिन एक प्रयोगशाला में गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करना हमारी वर्तमान इंजीनियरिंग से बहुत दूर है। ईमानदारी से कहूं तो यही बात सीधे सार्वभौमिक अनुनाद का पता लगाने और उसे आकार देने पर भी लागू होती है, यदि वह मौजूद है। फिर भी हर बड़ी टेक्नोलॉजी की छलांग एक ऐसे आइडिया से शुरू होती है जो नामुमकिन लगता है। उड़ना कभी नामुमकिन था, वायरलेस कम्युनिकेशन कभी नामुमकिन था, यहां तक कि बिजली भी कभी एक रहस्य थी। ग्रेविटेशनल प्रिज्म कॉन्सेप्ट को एक प्रूव्ड फैक्ट के तौर पर नहीं दिया गया है, बल्कि यह एक्सप्लोर, टेस्ट और रिफाइन करने का एक इन्विटेशन है। अगर और कुछ नहीं, तो यह हमें ग्रेविटी की नेचर पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है, और क्या यह वाकई सिर्फ एक शेपिंग फोर्स है या एक कंटिन्यूअस एनर्जी सोर्स है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए कंट्रोल की हुई कंडीशंस में किसी ऑब्जेक्ट के वेट में बदलाव को मापना होगा।
बिना किसी मोशन के और बिना किसी झात फोर्स के जो उस पर काम कर रही हो। अगर रेजोनेंस, लाइट या दूसरी एनर्जी इंटरैक्शन के जरिए वेट में कमी लाई जा सकती है, तो यह एक काम कर रहे ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्टर का पहला संकेत होगा। थोड़ी सी भी सफलता साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल देगी। एंड में ग्रेविटेशनल प्रिज्म रियलिटी बनता है या नहीं, इसे एक्सप्लोर करके हमें एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज पर सवाल उठाने की वैल्यू याद आती है। साइंस सिर्फ जानी हुई चीजों को कंफर्म करके ही आगे नहीं बढ़ती, बल्कि ये पूछने की हिम्मत करके भी आगे बढ़ती है कि और क्या पॉसिबल हो सकता है। ग्रेविटी हमारी लाइफ के हर मोमेंट में हमें घेरे रहती है। हर ऑब्जेक्ट, हर सरफेस, हर इंसान पर दबाव डालती है। अगर वो कांस्टेंट प्रेजेंस सच में फ्लोइंग एनर्जी का एक फॉर्म है, तो ये यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड पावर सोर्स हो सकता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।